वीडियो में हमने अकाउंटेंसी की डेफिनेशंस को समझा था कि क्या अकाउंटेंसी होता है, क्या उसका स्कोप है और पहले कैसी थी और आज के टाइम में कैसी है। और उस डेफिनेशन से हमने कुछ टर्म्स निकाल के लेके आए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो उन्हीं टर्म्स को अब हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला टर्म जो है वो हमारा है इकोनॉमिक इवेंट्स। Business organization involves economic events. An economic event is known as a happening of consequences to a business organization which consists of transaction and which are measurable in monetary terms. अगर हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे कोई ना कोई इवेंट घटता है, कोई ना कोई घटनाएं घटती हैं। वो घटनाएं किस प्रकार की होती हैं? अनेक प्रकार की होती हैं, जिसमें से कुछ घटनाएं जो मेन होती हैं वो क्या होती है? इकोनॉमिक यानी अर्थ से संबंधित, अर्थ यानी मनी से संबंधित। तो ऐसी घटनाएं जो कि मनी से संबंध रखती हैं, जिनका रिलेशन इन एनी वे पॉसिबल इकोनॉमी एंड फाइनेंस से है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया हुआ है? परचेज ऑफ मशीनरी। जब आप कोई मशीनरी परचेज करते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर डिसाइड करता है कि उसे एक मशीनरी खरीदनी है, तो एक मशीनरी को परचेज करने के लिए उसको कई सारे खर्चे करने पड़ते हैं। उसको पहले वहाँ पे जाके दुकान में जाके उसको पेमेंट करना पड़ता है, मशीन का खर्चा, फिर उसका भाड़ा जो मशीन दुकान से उसके ऑफिस तक आएगी, ऑफिस में आने के बाद जो मज़दूर उसको लेके आता है उसका दिहाड़ी, फिर उसके बाद जब उसको रखते हैं वापस गोडाउन में या फैक्ट्री में उसका दिहाड़ी, फिर उसको मतलब सर्विसिंग कराने का, मेंटेन करने का, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम मॉनेटरी फॉर्म में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स। तो एग्जाम्पल के लिए आपको क्या दिया हुआ है? सेल ऑफ मर्केंडाइज टू द कस्टमर्स, रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स बाय एबीसी लिमिटेड, परचेज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड। तो कुछ एग्जाम्पल्स ट्रांजैक्शंस के दिए हुए हैं जो कि इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला आपको दिया हुआ है सेल ऑफ मर्केंडाइज टू कस्टमर्स। मर्केंडाइज क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी सामान जिसका हम प्रयोग करते हैं बिजनेस के लिए। मतलब हमारा बिजनेस अगर जूते बेचने का है तो वो शूज़ हमारे लिए मर्केंडाइज हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस है चेयर का, पर हमने इन केस जो हमारे पुराने शूज़ थे वो हमने सेल कर दिए, तो वो शूज़ मर्केंडाइज नहीं होंगे, मर्केंडाइज वो चेयर्स होंगी। तो मर्केंडाइज वो सब चीज़ें होती हैं जिनको हम बेचते हैं, सेल करते हैं और बदले में उनसे हम कुछ मनी या कुछ एज एन काइंड हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जब हम कस्टमर को कोई मर्केंडाइज बेचते हैं या फिर हम किसी भी कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो केवल बिजनेस केवल सामान को बेचने और ख़रीदने से संबंध नहीं रखता है। सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, जैसे कि जो आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं और आपके टीवी के जो केबल डिस्क या फिर डीटीएच कनेक्शन प्रोवाइडर होते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको कोई सामान नहीं दे रहे हैं, ये आपको एक सर्विस दे रहे हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइड करने में भी आप ट्रांजैक्शन करते हो। परचेज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स, आप कुछ बनाते हो। अगर आप कुछ फैक्ट्री है, फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है कागज़ बनाने की, तो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसके सप्लायर से हम लेते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस किस में आते हैं? इनको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक इवेंट्स कहते हैं। ये इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ऑल इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट अकर्स एंटायरली between the internal wings of an enterprise. Example, supply of raw material or components by the stores department to the manufacturing departments, payments of wages to the employees, etc. इसके साथ ही इकोनॉमिक इवेंट्स वो भी बताए गए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय की सैलरी पे करता है, तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक इवेंट है। आप हो सकता है जो आप अपने गोडाउन से अपना स्टॉक मंगा रहे हैं, तो वो भी एक इकोनॉमिक इवेंट है। तो इकोनॉमिक इवेंट केवल हम बाहर के सेंस में नहीं, इंटरनली भी इकोनॉमिक इवेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। हमने ये भी एक सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पढ़ा था, इसमें क्या दिया? आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शंस टू रिकॉर्ड, दैट इज टू आइडेंटिटी इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड. इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट्स दैट आर ऑफ कंसिडर्ड financial character and relate to the organization. The business transactions and other economic events therefore are evaluated for deciding whether it has to be recorded in books of accounts. अब हमारा पहला क्या? हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शंस कौन से ऐसे हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना है।
ठीक है, हमें पहचान करनी है उन इवेंट्स जो हुए हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक इवेंट्स में से वो कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जो ट्रांजैक्शन हुआ है और जो बिजनेस से संबंधित रखते हैं, जो हमारे अकाउंट्स के लिए, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो उसको आइडेंटिफाई करने को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज और अपॉइंटमेंट ऑफ personnel are important, but none of these are recorded in book of accounts. However, when a company makes a sale or purchase, whether on cash or credit or pays salary, it is recorded in the books of accounts. Example क्या दिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई नया एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा है, ठीक है, जॉब पे रखा है, तो वो एम्प्लॉय को जॉब पे रखना एक इवेंट है, बट क्या ये इवेंट अकाउंट्स में मैटर करता है? नहीं। अकाउंट्स की बुक ऑफ अकाउंट्स में, जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं जो हम मेंटेन करते हैं, उसमें हम ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंस की नहीं है। हाँ, अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल ऑफिस के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए हमने एक ऑफिस खरीदा है, एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो ये हमारा एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है और इसको हम रिकॉर्ड अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। ठीक है, The second was measurement. It means quantification of business transaction to financial terms by using monetary unit. ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि अकाउंट्स में कोई भी ऐसी चीज़ जो मनी के तराजू में वैल्यू नहीं की जा सकती है, उसको हम नहीं अकाउंट कर सकते हैं। अकाउंट में हम हर केवल और केवल जो चीज़ें मनी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मनी के टर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सेकेंड हम क्या करेंगे, हम मेजर करते हैं कि जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है, जो भी ट्रांजैक्शन को जिसे रिकॉर्ड करने योग्य है ये समझकर, तो उसकी मेजर क्या है, वो कितना, वो डॉलर में है, वो पाउंड में है, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं मनी की फॉर्म में या नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा रिकॉर्डिंग है। Once economic events are identified and measured in financial terms, these are recorded in books of accounts in monetary terms and in a chronological order. तो अब क्या बोल रहे हैं, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बहुत सारे इवेंट्स में से कौन से वो इवेंट्स हैं जो हमारे काम के हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, हमने मेजर कर लिया कि उनकी वैल्यू क्या है एंड क्या वो वैल्यू मॉनेटरी फॉर्म में है या नहीं। तो हमारा थर्ड काम क्या है, उसे रिकॉर्ड करना। अब हम उसको एक जगह पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लिटरली उसको हम लिख देंगे, कहीं नोट डाउन कर लेंगे, और हम उसको कैसे नोट डाउन करेंगे, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, 1 by 1, सबसे पहले जो हुआ, उसके बाद जो हुआ, वैसे जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो हमने जो भी रिकॉर्ड करना था उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो भी कैसे ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, नाउ है इंफॉर्मेशन इज, अब है कम्युनिकेशन। अब इंफॉर्मेशन इज समराइज एज पर वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस एंड इज मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो रिकॉर्ड किया है उसको ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं किया, हमने उसको एक समराइज फॉर्म में हमने ऐसे तैयार किया है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम उसको यूज़ कर सकें, उसको लोगों तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन। द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड in order that the pertinent information is generated and communicated in a certain form to management and other internal and external users. अब हम क्या करते हैं, हमने जो रिपोर्ट तैयार करी है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं ऐसे फॉर्म में कि जो भी संबंध रखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, उसके एम्प्लॉयज़, उसके क्लाइंट्स, उसके मैनेजर्स, उसके इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट्स, चार्ट अकाउंटेंट्स, कोई भी हो, लॉयर्स, वो सब उसको पढ़ सकें, पढ़ के साथ समझ सकें और उस समझने के बाद उस पर अपना रिएक्शन दे सकें। और ये बात कही, रिपोर्ट्स कैन बी डेली, मतलब रिपोर्ट जो होती है ये नहीं कि हमने एक बार बना दी, नहीं, रिपोर्ट्स का एक पैटर्न होता है, या तो हम रोज़ रिपोर्ट बनाएंगे, या तो हम हफ्ते में एक बार बनाएंगे, महीने में एक बार बनाएंगे, वो डिपेंड करता है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। जितना बड़ा है हमको उतनी जल्दी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, An important element in the communication process is the accountant's ability and efficiency in presenting the relevant information. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में क्या मैटर करता है कि एक अकाउंटेंट की कितनी इतनी समझ है कि उसको पता हो कि किस चीज़ को दिखाना कैसे है और कितना उसको दिखाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रॉफिट को हाईलाइट ही नहीं किया, हमने प्रॉफिट कितना हुआ है ऐसा हाईलाइट ही नहीं किया, और मेन चीज़ क्या है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, और इसको अगर हमने हाईलाइट नहीं किया है तो हम इनएफिशिएंट अकाउंटेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा अगला टर्म है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। इट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक कोई एंटरप्राइज होना चाहिए
जिसमें ये काम हो रहा है। एक हम बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम नहीं कर सकते। वो ऑर्गेनाइजेशन अकेले का हो सकता है, साझेदारी में हो सकता है, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है मल्टीनेशनल, वो कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो कोई एनजीओ भी हो सकता है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। Interested users of information. Accounting is a means by which necessary financial information about business enterprise is communicated and is also called the language of business. Many users need financial information in order to make important decisions. These users can be divided into two broad categories: internal users and external users. So क्या बोल रहे हैं कि अकाउंट्स को बेसिकली अकाउंटिंग हम क्या बोलते हैं, बिजनेस की भाषा है, क्योंकि व्यापार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अगर उसे कोई व्यक्त कर सकता है किसी फॉर्म में, वो क्या है, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक लैंग्वेज है जिससे हम बिजनेस को समझाते हैं। तो वो लैंग्वेज किसको समझने की ज़रूरत है, इसको समझने के लिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए बना रहे हैं। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया उनको, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं। ठीक है। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होते हैं, उसके बाहर होते हैं। तो इंटरनल में कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, लाइन सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा। तो इंटरनल यूजर में क्या हो गया, सारे मैनेजर्स हो गए, सारे हेड हो गए, सारे चीफ्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एमडी हो गया, ये सारे लोग जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं अपना काम करके, अपना टाइम लग दे के, वो सब क्या होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं। एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स, क्रिएटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी एजेंसीज, Department of Company Affairs, Registrar of Companies, Security Exchange Board of India, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली बाहर के कौन बताए गए हैं, इन्वेस्टर, जो हमारे कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर्स, वो कौन हो गए, बाहर से होते हैं। या फिर डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर भी एक तरह का फॉर्म होता है जिसको हम लोन लेते हैं, कंपनी लोन लेती है, इन्वेस्ट करवाती है, तो डिबेंचर होल्डर हो गए। या फिर कोई क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमको पैसा देते हैं, उधार पे देते हैं, कोई बैंक हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते हैं, पर ये किसी न किसी तरह से इनका ऑर्गेनाइजेशन से संबंध होता है। और हमारी टैक्स अथॉरिटी हो गई, हमारी गवर्नमेंट हो गई, जिनको टैक्स पे करना पड़ता है हमें, जिनको टैक्स मिलने वाला है, टैक्स अथॉरिटी है, उनको भी वो पार्ट नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, बट उनको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ये सब लोग कौन लोग होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है। Since the primary function of accounting is to provide useful information for decision making, it is a means to an end, with the end being the decision that is helped by the availability of accounting information. वो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसको प्रोवाइड कराना है, किसी को भी उसके बारे में सारी जानकारी देनी है। अब वो जानकारी जब हमको देनी है तो वो, और जब हम वो जानकारी दे देते हैं तो वो क्या होता है, वो एक आखिरी पड़ाव होता है अकाउंटेंसी के मकसद का। तो हमारा एम क्या है, टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। तो वो एम जब कंप्लीट कब होता है, इन यूजर्स को जब हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारा एम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। सो वाई डू द यूजर्स वांट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसको आप रीड करेंगे, ये आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, इसको आप रीड करके आप उससे क्वेरीज रेज करेंगे मुझको, ओके, पर्सनली। ना अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम बात कर रहे हैं, तब से बोल रहे हैं अकाउंटिंग का हमारा मोटिव क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो क्या है ये इन्फॉर्मेशन और किस लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर, अकाउंटिंग इज अ डेफिनेट प्रोसेसेस ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज दैट बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने ये पढ़ा कि प्रोसेस होता है एक अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। प्रोसेस शुरू होता है आइडेंटिफिकेशन से, जहाँ हमारे आइडेंटिफाई करते हैं कि इकोनॉमिक इवेंट्स कौन से हैं, किस तरह के हैं, और ख़त्म कहाँ पे होता है, जब हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा देते हैं उनके यूज़र्स के लिए, राइट। तो ये पूरा उसका आपस में एक प्रोसेस है। तो एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स हर स्टेप में हमारा जब एक स्टेप कंप्लीट होता है, जब हमारा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई, फिर हमने मेजरमेंट किया, कुछ इन्फॉर्मेशन आई, हमने उसको फिर क्या किया, रिकॉर्ड किया, कुछ इन्फॉर्मेशन आई, हमने कम्युनिकेट किया। तो हमने हर स्टेप जब कंप्लीट किया तो कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास जनरेट हुई,
right? Generation of information is not an end to in itself. It is a means to facilitate the dissemination of information among different user groups. Such information enables the interested parties to take appropriate decisions. Therefore, dissemination of information is an essential function of accounting. To be useful, accounting information should ensure too. तो हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, यहाँ पे अकाउंटिंग ख़त्म नहीं होती है. अकाउंटिंग तब तक ख़त्म नहीं होती है जब तक हम उस इंफॉर्मेशन को फैला ना दें उन लोगों तक जिनको उनकी आवश्यकता है. ठीक है, तो वो उनको आवश्यकता क्यों है, उसके बेसिस पे वो बहुत सारे निर्णय लेते हैं जो उस बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. तो इसीलिए जब तक हम ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है उसको हम लोगों तक पहुंचा नहीं देते, लोगों में बांट नहीं देते हैं, तब तक वो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है. तो क्या डिसीजन लेने में हेल्प करती है ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक डिसीजन लेना कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम नया फैक्ट्री खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, क्या हमको लोन लेने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्या हमने लोन पेमेंट कर रखा है कि नहीं कर रखा है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग डिसीजन ले पाते हैं. सर्व द यूजर्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. कुछ ऐसे लोग होते हैं अपना सारा जो काम करते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही करते हैं कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट बता रही है उसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, हमें इस कंपनी में नौकरी करनी है कि नहीं, हमें इस कंपनी को किसी भी वे में आगे बढ़ाना है कि नहीं. तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है. प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर predicting and evaluating the amount, timing and uncertainty of potential cash flows. कैश फ्लो क्या होता है, पैसे का आना और जाना. तो हमारे भविष्य में कितना पैसा आने वाला है या कितना पैसा हमारे बिजनेस से जाने वाला है, इस सब का अंदाज़ा लगाने के लिए, इसको समझने के लिए, इसमें हमको सही गलत का निर्णय लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है. प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स. अब हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो गोल सेट करता है कि भाई साल के एंड में हम लोग ये अचीव करेंगे, हमने वो अचीव किया कि नहीं किया. वो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हम समझ सकते हैं कि हमने वो अचीव किया कि नहीं किया और हमें अगले टर्म के लिए गोल्स को किस प्रकार सेट करना है और किस प्रकार अपने आप को यूटिलाइज करना है, अपने आप को यूज़ करना है. तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमको अकाउंटेंसी के प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है. प्रोवाइड फैक्चुअल एंड interpretative information by disclosing underlying assumptions on matters subject to the interpretation, evaluation, prediction और estimation. तो हमको कुछ ऐसे फैक्ट्स प्रोवाइड कराती है जिसके बेसिस पर हमको पता चलता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो हमें दिख रहा है वो सही कि नहीं. फॉर एग्जांपल हमारे सामने तो दिख रहा है कि बहुत प्रॉफिट हो रहा है, वो हमको कोई बोल रहा है कि बहुत हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं रही है. वो क्या दिखा रही है कि हमारे पास स्टॉक में कुछ बचा ही नहीं है और हमारे पास कैश भी बहुत कम बचा है. तो क्या घपला हो रहा है, कुछ करप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है. तो ये सारी इवैल्यूएट करना, उसको इंटरप्रेट करना और उसके बारे में भविष्य में गणना कर पाना, ये संभव होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के द्वारा ही. द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग द सोसाइटी. तो हम जो भी सोसाइटी, हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका समाज पे इम्पैक्ट आता है. हमारी फैक्ट्री चला रहे हैं तो एक फैक्ट्री से पॉल्यूशन भी क्रिएट हो सकता है, वो कितना पोल्यूशन जनरेट कर रही है, उससे कितना लॉस हो रहा है, सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही हमें गाइड कर पाती हैं कि हम उसके बारे में डिसीजंस ले पाएँ. तो ये रही थी अकाउंटिंग के बारे में अभी तक का जो मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था, जिसमें हम लोगों ने समझा कि जो अकाउंटिंग डेफिनेशन होती है उसके जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, एंड देन हमारे यूज़फुल इंफॉर्मेशन को यूज़र्स के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए. तो ये सारी चीज़ों को हमने समझा और मैं समझा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हम अकाउंटिंग से लेते हैं और उसका कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, एंड हमारे पास कितने टाइप के यूज़र्स होते हैं जिनको इन इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है. अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा आपका टेस्ट के लिए बोला हुआ है और आप इस टेस्ट को रीड करेंगे, ठीक है. और आप जब इस टेस्ट को रीड कर लेंगे और आप उसके आंसर्स मुझे सेंड कर देंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड यू हैव टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस एंड गो थ्रू द वीडियोज एंड द बुक दैट यू हैव एंड जॉट डाउन द प्रॉब्लम्स यू फेस.
आपको जो भी प्रॉब्लम फेस होती है आप उसे नोट करें और मेरे तक पहुँचाएँ। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करूँगी और उसको टाइमली रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।